आपने ये बात कर दी, मैं करने चाह रहा था। हिमानी, आपने आतंकवाद की बात कर दी कि हमारी सबसे बड़ी समस्याओं में से एक आतंकवाद है। तो आपको फिर ये भी पता होगा कि तकरीबन 80,000 के लगभग पाकिस्तानी आतंकवाद की नजर हो चुके हैं। तो पाकिस्तान अगर खुद आतंकवाद को बढ़ावा दे रहा हो तो हमारे 80,000 लोग ना मारे जाते। बात यह है कि जो त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि इतिहास में देख लें, चलें इतिहास में ही चले जाते हैं। आप इतिहास की बात कर रहे हैं, 1,50,000 मुक्ति बहानी मैंने तो नहीं भेजे थे ईस्ट पाकिस्तान में। आपके इस वक्त के तीसरी बार के मुंतखब प्राइम भेजे थे, मिनिस्टर त्रिपाठी जी, मर्सिडीज आप भेजे थे एक मिनट सिर्फ मुझे दे दें। त्रिपाठी जी, मुझे एक मिनट दे दें। मर्सिडीज भेजे थे। जब आपके तीसरी बार के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद कन्फेशन की भी है कि वो मुक्ति बानी तहरीक में ईस्ट पाकिस्तान में गया था एज ऑपरेटिव, तो आप इस कन्फेशन को किधर लेके जाएंगे? मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि हमें यहां पर बैठ के, मैं कर्नल शैलेंद्र सिंह जैसे लोगों का इंतहाई मुतरफ हूं। आज पहली बार उनके साथ प्रोग्राम पे नहीं आया हूं, कई प्रोग्राम कर चुका हूं और हमेशा उनकी सुलहजुई को मैं प्रेज करता हूं कि वो अच्छी बात करते हैं, हालांकि फौजी होने के बावजूद। मैं ये कहता हूं कि हम लोगों को सिर्फ यहाँ पे टेलीविजन पे बैठ के लड़ाइयां करने से मसले का हल नहीं होगा, मसाइल का हल नहीं होगा। कर्नल शैलेंद्र सिंह जैसे लोगों को आगे आना चाहिए कि जो हमारे दोनों देशों के दरमियान की इस लड़ाई को बजाय बढ़ावा देने के, हम लोग देखें कि प्रॉब्लम कहां है। अब आप ये बात कर रहे हैं, मैं सर अगर आप मुझे आखिरी 30 सेकंड्स की इजाजत दे दें, मैं रैप अप करता हूं, फिर आप 30 सेकंड्स। थैंक यू वेरी मच, ग्रेटफुल। अब आप कह रहे हैं जी कि अभी त्रिपाठी जी ने कहा कि जी हिंदुस्तान एक देश है जिसकी फौज है और पाकिस्तान की एक फौज है जिसका देश है। तो मैं फिर आपसे ये सवाल करता हूं, मासूमाना सवाल करता हूं कि जम्मू और कश्मीर में 9 लाख की फौज है, और क्या जम्मू एंड कश्मीर फौज है या हुकूमत है? तो आपने तो इतने छोटे से खित्ते में 9 लाख की फौज छोड़ी हुई है, क्यों? उसको आजादी के साथ अपने इलाके को गवर्न करने के लिए सिविलियन गवर्नमेंट को इजाजत क्यों नहीं मिलती है? क्यों आपने 9 लाख से ज्यादा मिलिट्री या पैरामिलिट्री फोर्सेस को वहां बिठाए रखा है? ओवर एंड आउट सर, मैंने आपसे 30 सेकंड मांगे थे एंड आई एम ग्रेटफुल। मैं इसका जवाब दूं मेजर साहब? और जरा मुक्ति वाहिनी का भी उनको बता दीजिएगा कि उसके लिए भी। हाँ अच्छा ठीक है, एक बार पहले कर्नल शैलेंद्र, क्योंकि कर्नल शैलेंद्र उन्होंने मुक्ति वाहिनी का जिक्र किया, बताइए इनको कि वो खुद ही इसके लिए किस तरह से इसलिए गई थी मुक्ति सबसे बढ़िया बात है जंजुआ साहब, अच्छी बातें अगर कर रहे हैं, मुक्ति वाहिनी को हमने कभी डिसोन ही नहीं किया। हमने आप एक्सेप्ट करना पसंद करेंगे कि ये टेररिज्म जो आपको इतना ज़्यादा तकलीफ दे रहा है, क्या वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं? भाई मुक्ति वाहिनी हमने ऑर्गेनाइज करी, हम तो मान रहे हैं, हमने कभी डिनाई नहीं किया, हमने मुक्ति वाहिनी के साथ काम किया, हम ये भी कर रहे हैं। भाई देखो, सच्चाई से मुंह नहीं मोड़ा जा सकता, क्योंकि पूरी दुनिया अनफॉर्चुनेटली आज आपको ब्लेम कर रही है, आपके कंट्री को ब्लेम कर रही है कि आपका टेररिज्म आपका सबसे बड़ा दुश्मन रहा है, लेकिन सर आपका इकोनॉमिक दुश्मन रहा है। से कैसे जोड़ सकते हैं? मुक्ति वाहिनी ने कभी क्या नागरिकों को इस तरह से अटैक किया? मैं यही कह रहा हूं, मुक्ति वाहिनी ने आपके कभी किसी श्रद्धालु के ऊपर कभी कोई अटैक नहीं किया। और बाय द वे, आपको खुद मालूम है, ये तो हिस्टोरिकली डिनाई नहीं किया जा सकता कि जिस तरीके से अगर आपकी फौज वहां इतनी ज्यादा तगड़ी थी तो वो मुक्ति वाहिनी से डरी कैसे, सरेंडर कैसे कर दिया? एक अगर वो इंसर्जेंट थे अगर बाई चांस। मैं एक हुमायूं साहब क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बैरिस्टर साहब, तो बैरिस्टर साहब आप बताइए ना, आपने वो टिक्का खान, वो जो सर्च लाइट ऑपरेशन जो है वो चलाया था, और फिर क्यों आखिर जो बांग्लादेश है उसने अलग होने का फैसला लिया था? बैरिस्टर साहब को लगता नहीं है कि आवाज जा रही है? उनको लगता है अभी भी आवाज नहीं आ रही है, उनको अभी भी आवाज नहीं आ रही है। मुझे अगर आप इजाजत दे दें, जब तक उनकी वॉल्यूम ठीक हो जाता है। बैरिस्टर साहब आपको आवाज आ रही है? उनका फ्रेम सेट नहीं हो रहा है और शायद फ्रेम फ्रीज भी हो चुका है। वाहिनी और इंडिया का रोल गलत मत लीजिए। हमने एक पूरी चॉइस दी उस कंट्री को कि आप क्या करना चाहते हो। हम ऑक्यूपेशनल फोर्स नहीं हैं जैसा कि पीओके में कोई है। कर्नल साहब, यू आर अ स्टूडेंट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री। मैं और आप कम से कम कोई एक सिविलियन बैठ के कोई और बात कर ले तो बात है।
आप और मैं ये बात नहीं कर सकते हैं, माजरत के साथ। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट यू, आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर यू। देखें, आपने एक सॉवरन कंट्री के अंदर उसके इंटरफेयर किया, सॉवरन कंट्री के मामलात में इंटरफेयर किया, 1.5 लाख मुफ्ती बानी। अच्छा, दूसरी बात आप ये कह रहे हैं या हिमानी ने कहा कि जी फौज ने सरेंडर क्यों किया। पहली बात तो ये है, पाकिस्तान की वहां पे सिर्फ एक इन्फेंट्री डिवीजन फौज थी, उसके मुकाबले में आपने 1.5 लाख मुफ्ती बानी ले आए थे। उसके बावजूद मेरे साथ आप 1-on-1 प्रोग्राम कर रहे हैं 71 पे, मैं इंडियन ब्रिगेड कमांडर्स की साइटेशन आपको दिखा सकता हूं कि पाकिस्तान की फौज ने किस तरह लड़ाई की वहां पे। वो जो आखिरी दिन सरेंडर, जिसको आप सरेंडर कहते हैं 34,000 का, जिसको अनफॉर्चुनेटली आपके अपनी बुक्स नहीं लिखा हुआ है, लेकिन हम उस बहस में अभी नहीं जाते। वो वहां पे लोगों उस ब्लड शेड को रोकने के लिए देयर वाज नो अदर वे। क्यों? कि वो एनगल्फ हो चुके हुए थे हॉस्टाइल टेरिटरी में, 1.5 लाख मुफ्ती बानी। और उसके बावजूद, तो इसलिए मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि आपने खुद, मैं पॉइंट स्कोरिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आपने कर्नल साहब अभी खुद कहा है कि हमने कभी डिनाई नहीं किया। मैं तो यही कह रहा हूं कि आपने न सिर्फ डिनाई नहीं किया, आपके प्राइम मिनिस्टर ने भी एक्सेप्ट किया है कि हमने एक सॉवरन स्टेट के सॉवरेनिटी को इंटरफेयर किया था बाय इन्फिल्ट्रेटिंग 1.5 लाख मुफ्ती बानी। जब भी आप एडमिट क्यों कर रहे करेंगे हैं सर? क्योंकि पाकिस्तानी सेना का जो अत्याचार था उसके खिलाफ वो संघर्ष था, सीधी सी बात। ह्यूमन राइट्स कुछ होता है, पाकिस्तानी सेना के अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने का मैं ये पूछना आपके पास चाहता कोई हूं, राइट आपके नहीं यहाँ था। से कत्लेआम हो रहा था, आपकी जनता बॉर्डर क्रॉस करके मेरे तरफ बाहिनी की जरूरत क्यों पड़ी? आप आतंकी भेजते रहिए, लाखों के हिसाब से लोग हमारे यहाँ इतने लाख लोग आ गए, आपने आपसे डर के आपकी मुक्ति बाहिनी की, आखिर मुक्ति बाहिनी की जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए कि वहां पे जुल्म हो रहे थे और उसका असर हमारे ऊपर हो रहा था। ये आप भूल गए। आपने कश्मीर की बात की। मेजर साहब सुनिए, अब मेरी बात भी सुन लीजिए। मेजर साहब प्लीज सुनना भी सीखिए। एक बार सुन लीजिए मेजर साहब। मेजर साहब आपको इत्मीनान से सुना। बहस का तकाजा होता है कि सुना भी जाए। आपको इत्मीनान से सुना। प्लीज, फॉर्मर डिप्लोमेट हैं, एक बार उनकी बात भी सुन लीजिए। आपने कश्मीर के हवाले से कहा कि हमने 9 लाख सेना वहाँ हमारी रखी है। जहाँ तक मेरा ख्याल है कर्नल शैलेंद्र सिंह, हमारे पास कुल 12 लाख की सेना है, 12-13 लाख जी, 9 लाख उसमें से 9 लाख हम वहाँ रख देंगे। एक चीज। दूसरी चीज, आपने हमें तो कह दिया, आपने आईना नहीं देखा कि आपके सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में क्या हालत है। सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में हड़तालें हो रही हैं। सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर में बिजली नहीं थी, ब्रेड की कीमत तिगुनी थी, और अभी वो किया गया। और जबकि हमारे कश्मीर में अभी डेवलपमेंट हो रहा है, इन्वेस्टमेंट हो रहा है। तो ये देखिए, ये प्लीज ऐसा मत कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट में इसीलिए तो उसको डिस्टर्ब कर, आपके एडवोकेट ने ये तक कह दिया कि हमारे लॉज वहां एनफोर्सेबल नहीं है क्योंकि वो मेरा कंट्री नहीं है। हाउ कैन वी हैव, देखो जंजुआ साहब, ये जंजुआ साहब बहस नहीं है, ये सच्चाई है जिसको हम बात कर रहे हैं। इसका लीगल आंसर ले लीजिए ताकि आप और मैं एक पेज पे आ जाएं कि जो कहा कि जी उसके लॉज वहां, हमारे लॉज वहां इन्फोर्स नहीं हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हम यूनाइटेड नेशंस की रेजोल्यूशंस को और इंटरनेशनल ट्रीटीज को रिस्पेक्ट कर रहे हैं। आज से नहीं, 1948 से कर रहे हैं कि जब आप लोगों ने सीज फायर की रिक्वेस्ट की यूनाइटेड नेशंस में, और हम लोगों ने उसको आज भी एक्नॉलेज किया हुआ है कि आज़ाद कश्मीर इज ऑल्सो अ डिस्प्यूटेड टेरिटरी टिल द टाइम इट इज डिसाइडेड एज पर द एस्पिरेशंस ऑफ द कश्मीरी पीपल। लेकिन आप लोगों ने 5 अगस्त 2019 को इसको इक्वेशन को चेंज कर दिया है। अच्छा। आप लोगों ने उसको एक यूनियन टेरिटरी बना दिया जो कि आप नहीं बना सकते। जम्मू एंड कश्मीर और पाकिस्तानी कश्मीर दोनों ना पाकिस्तान का हिस्सा है आजाद कश्मीर, ना जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का हिस्सा है, जब तक कि इस पे प्लेबिसिट होकर डिसाइड नहीं हो जाता। ये इंटरनेशनल लॉ की प्रोविजन है। त्रिपाठी जी डिप्लोमेट हैं, मैं बिल्कुल सद एहतराम के साथ इनसे कहूंगा मैं जवाब दे दूं, फैक्ट्स को फैक्ट्स रहने दें। मेजर साहब, मैं जवाब दे दूं आपको क्या? देखिए, ऐसा है कि जो आपने यूएन रिजोल्यूशन की बात की, आपको याद होगा, मैं तो डिप्लोमेसी का प्रैक्टिशनर रहा हूँ और स्टूडेंट रहा हूँ इंटरनेशनल डिप्लोमेसी का। आपको याद होगा कि 3 रिजोल्यूशन एक के बाद एक ताबड़तोड़ जारी किए गए थे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने 1948 में, जनवरी से लेकर अप्रैल तक। पहले रिजोल्यूशन में ये था कि इमीडिएट सीज फायर होगा, दूसरे में ये था कि सीज फायर के बाद
पाकिस्तान की आर्मी और पाकिस्तान के मिलिटेंट सब वापस जाएंगे और हिंदुस्तान उतने ही अपनी मिलिट्री या पुलिस रखेगा जितनी लॉ एंड ऑर्डर के लिए ज़रूरी हो। और उसके बाद तीसरा था कि प्लेबिसाइट कराया जाएगा। इसके बाद जब यूएन को बताया गया कि ये चीज़ हो गई है, बताया जाएगा, तब प्लेबिसाइट कराया जाएगा। पहली चीज़ हो गई। दूसरी पाकिस्तान ने कभी की ही नहीं, और पाकिस्तान हल्ला कर रहा है कि तीसरी चीज़ नहीं हुई, प्लेबिसाइट नहीं हुई। तो बताइए कहाँ गड़बड़ी, आप बताएं कहाँ पर गड़बड़ी है। और साथ ही साथ कश्मीर पर बात कर रहे हैं, कश्मीर पर बात कर रहे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान पर बात नहीं करेंगे, उस पर बात नहीं करेंगे कि कैसे दीजिए अपने सारे मर्सनरीज और आर्मी को, हम प्लेबिसाइट कर। और फिर मैं घूम फिर कर एक बार वापस मुद्दे पर लेकर आती हूँ। हम शुरू हुए थे ये सब करने का क्या ये मतलब निकाला जाए कि पाकिस्तान अब निहत्थे श्रद्धालुओं के ऊपर अटैक करेगा? इज दिस द करेक्ट आंसर? लेकिन सर अगर आपको लगता है, हाँ, नहीं फिर वही, अभी देखिए एशिया कप चल रहा है सर, ठीक, आने वाले टाइम में वर्ल्ड कप भी खेलना है अहमदाबाद में। देखिए सर, अभी अहमदाबाद में मैच होना है, आप होटल की टिकट से लेकर फ्लाइट की टिकट से लेकर, क्योंकि देखिए सर, इंडिया पाकिस्तान के मैच को लेकर किस तरह क्या रहता है ये आपने देखा है। उसकी टिकट्स देखिए अभी से कितना आसमान वो छू रही है। मैं कह रही हूँ कि यहाँ आर्थिक रूप से उनको क्यों, मतलब आप उनको मजबूत कर रहे हैं, भाई वो खेल रहे हैं, उसका फायदा उनको मिल रहा है, और वो उसका हमारे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं, आतंकी बना रहे हैं, और फिर उसके बाद वो हमारे पास भेज रहे हैं। बारे में आपसे बाद में बात जी कर्नल शरीफ। देखिए इसके ऊपर क्योंकि मेरी थोड़ी सी नॉलेज है इसलिए मैं बता पा रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल क्रिकेट है उसके कुछ पार्ट्स जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो हमारे ऊपर भी लगते हैं। बिल्कुल। यहाँ तक की एक बात आई थी, अगर आपको याद हो, कि अगर एक पर्टिकुलर टाइम पर इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया होता तो वो पेनल्टी लगनी थी, वो 150 करोड़। मैं कह रहा हूँ सर आप एक काम करिए, मेरी बाहर कर दिए जाएंगे, मेरी पूरी तनख्वाह एडजस्ट करवा लीजिए, हम दे देते हैं वो। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये भी है कि एक इंटरनेशनल कम्युनिटी के डिसीजंस को अगर हम ऑनर कर रहे हैं, एंड बाय द वे जंजुआ साहब को प्लीज करेक्ट करिएगा, मेरा आपसे दरखास्त है, यूएन उसके बाद आपने जो इसको समझौता आपने जो किया था शिमला वाला, उसमें इसे बायलैटरल इशू क्यों बनाया था? एग्जैक्टली, एक बार ये तो मैंने नहीं बनाया था, ये बायलैटरल इशू है, ये दुनिया में चल रहा है। अब तो यूएन ने भी कह दिया है कि ये आपका बायलैटरल इशू है, बिल्कुल, आप हमारे यहाँ मत रेस करिए। जब आपको याद होगा इमरान खान साहब को 12 मिनट दिए गए थे बोलने को, 47 मिनट बोला था उन्होंने, और इसी के ऊपर बोलते रहे। अभी भी अगर आप देख लें तो आपके जो नए प्राइम मिनिस्टर साहब हैं वहां के, वो हर चीज में इसी को डाल रहे हैं। अभी चाइना में भी उन्होंने यही बोला है, अरे भाई जिस फीडबैक के लिए गए थे उसमें तो कुछ हुआ नहीं, आप लेकर बैठ गए। मेजर साहब को लीजिए स्क्रीन पर। जी त्रिपाठी जी, आप कुछ कह रहे हैं? इंटरनेशनल उसमें ऐसे ही है, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे यूएन में मैं इसकी तुलना करता हूँ, पाकिस्तान की तुलना किसी प्राइमरी स्कूल के जिद्दी बच्चे से, कि जो हर उसमें खड़ा हो जाए, जो जिसको कहते हैं चुगलखोर बच्चा, हर क्लास में खड़ा हो जाता है, मैडम इस बच्चे ने मेरी पेंसिल चुरा ली है, अभी तक नहीं दे रहा है, और मैडम कहती है चुपचाप बैठ जाओ, तुम बहुत बोल चुके हो, हर बार यही झूठ बोलते रहते हो। वही यूएन में हो रहा है। इतना आपने यूएन में कहा, क्या हुआ? इसलिए कि यूनाइटेड नेशंस के तमाम जो हैं ममालिक वो भी जान चुके हैं कि ये बिल्कुल ही निराधार, बिल्कुल ही बेमानी शिकायतें हैं, और लेकिन फिर भी पाकिस्तान ये शिकायतें किए जा रहा है। त्रिपाठी जी मुझे इजाजत है क्योंकि मैं लॉग आउट हो गया था। हाँ, लेकिन आपने सवाल सुन लिया होगा कर्नल शैलेंद्र का, जो मैंने कहा था तीनों रिजोल्यूशन, उसकी बात तो जी मैं कर्नल साहब के और त्रिपाठी जी के सवाल का एक जवाब, और इस पे अच्छा है कि ये हम जो इस पे आज जो बैठे हुए हैं, बैठक कर रहे हैं, ये इस तरह की बैठकें और ज़्यादा सीरियस बातचीत के साथ होनी चाहिए। आप कहते हैं जी कि ये इंटरनेशनल डिस्प्यूट नहीं है, ये बायलैटरल डिस्प्यूट है। कर्नल साहब की जो मैंने जैसे ही लॉगिन हुआ तो वो ये कह रहे थे कि शिमला एग्रीमेंट के तहत ये बायलैटरल डिस्प्यूट है। मैं इस पे आने से पहले 1 मिनट, ये त्रिपाठी जी मैं ये गुजारिश करूंगा कि आप कह रहे हैं कि दुनिया के सारे ममालिक अब समझ गए हैं कि ये ऐसे ही कि ये शिकायतें जो हैं ये ऐसी वैसी शिकायतें हैं, जैसी भी शिकायतें हों। आज तक यूनाइटेड नेशंस की 1948 की रेजोल्यूशन कायम है अपनी जगह। आप अगर समझते हैं कि वो गलत है या दुनिया वाले सही कह रहे हैं, मान लेता हूं, मैं 1 मिनट के लिए कहता हूं गलत है शिकायत, फॉर एग्जांपल गलत है,
यूनाइटेड नेशंस ने क्या कहा है? यूनाइटेड नेशंस ने ये तो नहीं कहा है कि जनाब इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान का ऐसा इंडिया को दे देगा इंडिया। वो कह रहे हैं प्लेबिसिट करा दें। मैं आपसे कहता हूं आप प्लेबिसिट करा दें, आप दुनिया को भी छोड़ें, दो मुल्क। सर एक मिनट, मेरा प्रेमिस सुन लीजिए, उसका आप जवाब दीजिएगा। आप कहते हैं ये बायलैटरल इशू है शिमला एग्रीमेंट के तहत 1973 के, एग्रीड। तो इस बायलैटरल इशू को बायलैटरली बैठ के दोनों मुल्क सॉल्व कर लें, और हम अगर इस एक मुद्दे पे मसला हल कर लें तो यकीन करें इस दुनिया में इस खित्ते से ज्यादा स्ट्रांग कोई नहीं होगा अगर हम पाकिस्तान इंडिया लड़ाई छोड़ दें। हम अपने लोगों को होगा कैसे? हम अगर अपने इस तरह लोगों से को चलता रहेगा कैसे होगा? किससे बात करें? किससे बात करें? आर्मी से करें या टेररिस्ट से करें या Exactly. आपने सारी की सारी बात बिल्कुल साफ कर दी कि आप समझदारी से जिम्मेदारी से भी मान रहे हैं कि बायलैटरल इशू को बायलैटरली सॉल्व करना चाहिए। लेकिन अब आ गई बात बायलैटरल को कैसे करना चाहिए, जो त्रिपाठी सर बताने की कोशिश कर रहे हैं। किससे बात करूं? जंजुआ साहब से बात करूं, अगर मान जाए जंजुआ साहब। आर्मी से बात करूं, अगर वो मान जाए बात। या जिनको आपने पाला पोसा करूं, वो मान जाए बात। नवाज शरीफ से बात करूं, वो मान जाए बात। शहबाज शरीफ से बात करूं, या मौलानाओं से बात करूं, या सैयद हफीज से बात करूं, या मसूद से बात करूं, करूं किससे? बिल्कुल, ये आपके मेरे बीच का डिबेट होना